नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं नरेश कुमार कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, यह है आज का वीडियो BA B.Ed, B.Ed, शिक्षा शास्त्री तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं यथा रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का सामान्य परिचय। दोस्तों, भारत जैसे बहुभाषी विविधता वाले देश में स्कूली शिक्षा कैसी हो, इस प्रश्न का उत्तर सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है जो देश के बालकों की शिक्षा के प्रति सरोकार रखते हैं एवं सुधार किया करते हैं। सन 2004 में UPA की सरकार सत्तारूढ़ हुई, तब उनका कहना था कि 2000 में पाठ्यचर्या को धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अनुकूल एक नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है और उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 6 दिन तक एक वार्ता का आयोजन हुआ। NCERT ने विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया प्रारंभ की। विचारों एवं अपेक्षाओं के गहन मंथन में बड़ी संख्या में विद्वान, शिक्षकगण, अभिभावक आदि ने भाग लिया। इस सभा में 21वीं शताब्दी के लिए पाठ्यचर्या की प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत पाठ्यचर्या का पुनर्निरीक्षण एवं आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कही गई थी। अब सन 2000 में निर्मित पाठ्यचर्या के 5 वर्ष जो कि 2005 में पूर्ण होने वाले थे, इसी बीच वर्ष 2005 में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव बहुत तेज़ी के साथ पड़ा एवं कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया 2005 तैयार की गई तथा इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। रूपरेखा में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। इन स्तरों पर किस प्रकार और कैसे पढ़ना सिखाया जाए, इस विषय में पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य की। दोस्तों, प्रथम सबसे मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य जो हमारे विभिन्न विषय हैं यथा सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, गणित है, विज्ञान है, कला शिक्षा है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, यानी सभी विषयों में संबंध स्थापित करना, आपस में विषयों को कोरिलेट करना। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो NCF 2005 का उद्देश्य शिक्षा तथा ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी प्रत्येक स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर हो, शिक्षा को अपना जो बाहरी विद्यालय जगत है उसके साथ में जोड़ना अति आवश्यक है। यह मुख्य उद्देश्य भी NCF 2005 का रहा है, यानी कोई भी विद्यार्थी अपना स्कूल के अंदर जो करिकुलम होता है उसको पढ़कर उस तक सीमित नहीं रहे, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उन सब की जानकारी भी बालक को होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए NCF 2005 में शिक्षा और ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना इस प्रकार का मुख्य उद्देश्य रखा गया।
तीसरा हम बात करते हैं तो बालकों का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, यानी बिना कल्चरल डेवलपमेंट हुए, बिना आध्यात्मिक विकास हुए बालक का विकास संभव नहीं है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में यही हमारे बात दिमाग में आती है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना बालक का होता है। तो सर्वांगीण विकास की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारा आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, मानव वैज्ञानिक विकास भी होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। ये सब तरीके से बालक का अगर विकास होगा तो सर्वांगीण विकास में बालक आता है। इसलिए उसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी में एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य भी बालकों का संस्कृति के माध्यम विकास करना भी है। अगला हम बात करें तो परीक्षा को अधिक लचीला एवं एकीकृत बनाना भी एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। आजकल हम परीक्षा किस प्रकार से ली जा रही है उसको हम देख रहे हैं, तो उसमें लचीलापन कुछ अधिक हो, एकीकृत हो, इस प्रकार का माहौल परीक्षा में होना चाहिए, ऐसी प्रणाली परीक्षा में हो, यह उद्देश्य लेकर के चलता है। अगला उद्देश्य है बालक अपने स्वयं निर्माण में समर्थ हो। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य आता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की आवश्यकता। तो प्रथम आवश्यकता की जहाँ बात आती है तो सबसे पहली आवश्यकता यही है कि 21वीं सदी की यह मांग है। अब इसको हम इस रूप में समझें कि वर्तमान में शिक्षा की गिनती निवेश के रूप में मानी जाती है, बिजनेस हो गया शिक्षा का। तो शिक्षा की आज कमज़ोर समूहों के सशक्तिकरण में सहायक है। आज शिक्षा वैश्विक सभ्यता की नींव के रूप में भी उभर करके आ रही है और इस परिवर्तित समय में शिक्षा की भूमिका बहुत बढ़ गई है। ऐसे में एक उचित ढंग से व्यवस्थित पाठ्यचर्या की महत्वपूर्ण आवश्यकता समाज में थी। इस समाज में मांग को देखते हुए एनसीएफ 2005 की हमें आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा हम बात करते हैं भारतीय समाज में विविधता। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर देखने को मिलते हैं जो हमारे समाज की क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाती है। ऐसे में शिक्षा के द्वारा ही इन सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा में उचित पाठ्यचर्या की आवश्यकता है। तीसरी आवश्यकता की हम बात करते हैं वो है परिवर्तन के लिए आवश्यक। जी हाँ, पाठ्यचर्या में परिवर्तन नितांत आवश्यक है। विभिन्न समूहों ने भी विचार विमर्श के दौरान शिक्षा की सापेक्षता के विषय में ध्यान केंद्रित किया है। बालकों के माता पिता की बात करें, समाज के प्रतिष्ठित लोगों की बात करें, शिक्षकों की बात करें या फिर हम स्वयं बालकों को भी यह बात करते हैं तो यह ध्यान में आता है, बालकों को भी यह एहसास होने लगा है कि शिक्षा की व्यवस्था सापेक्षित नहीं है, अतः इसमें परिवर्तन की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। इसलिए परिवर्तन के लिए आवश्यक भी एनसीएफ 2005 की आवश्यकता है। अगला हम बात करते हैं शिक्षा का आधुनिकीकरण। वर्तमान समय में शिक्षा के आधुनिकीकरण की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या का ढांचा भी उसके अनुकूल होना चाहिए। इसलिए शिक्षा को भी मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ऐसा एनसीएफ 2005 की आवश्यकता उसने महसूस की। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु, यानी हम जो पूरा एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या कहा गया है इसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षा का बोध से मुक्त करने के लिए बालकों के सृजनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
इस पाठ्यचर्या में शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान से बाहर निकाल करके समाज व समुदाय के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि पाठ्यचर्या का विकास करने का प्रयास भी किया गया है, जिससे कि बालकों में सृजनात्मकता, उनका मौलिक चिंतन आदि विकसित हो सके एवं ज्ञान का प्रसार हो सके। एनसीएफ 2005 के हम मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा। पहले हम बात करते हैं व्यवस्था के सुधार एवं परीक्षा प्रणाली से संबंधित। यानी एनसीएफ 2005 में मुख्य रूप से बालकों की जो व्यवस्था है, शिक्षा में सुधार की व्यवस्था एवं परीक्षा प्रणाली पर विशेष रूप से बल दिया गया। दूसरा, बालकों का विकास, यानी बालकों में अभी जैसे हमने पूर्व में पढ़ा था कि सर्वांगीण विकास की बात शिक्षा करती है, बालक का सर्वांगीण विकास करती है, तो इसमें बालकों का जो आध्यात्मिक विकास था, सांस्कृतिक सामाजिक विकास था, उस पर बल दिया गया। तीसरा, विभिन्न विषयों के विचार, भाषा, गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आदि का समन्वय। अगला हम बात करते हैं क्षेत्र एवं मूल्यांकन, यानी शिक्षा का क्षेत्र क्या हो, उसकी मूल्यांकन प्रणाली क्या हो, उसके ऊपर भी इसमें विशेष बल दिया गया है। अगला हम बात करते हैं तो गुणवत्ता सुधार की आती है। अब एनसीएफ 2005 गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से इसमें मुख्य बात कही गई है कि बालक में जो मूल्यांकन प्रणाली है, गुणात्मक सुधार है, गुणवत्ता सुधार है, और उसकी परीक्षा जो प्रणाली है उसमें सुधार होना अति आवश्यक है, उस पर भी बल दिया गया है। और अंतिम हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के लिए शिक्षक शिक्षा, यानी पाठ्यचर्या जो नवीनीकरण है उसके लिए शिक्षक शिक्षा की अत्यंत नितांत आवश्यकता है। परीक्षा सुधार के साथ साथ में जो करिकुलम है वो मॉडिफाई होना चाहिए, और उसमें भी विशेषतः जो टीचर एजुकेशन है, अध्यापक शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा है, उसमें नवीनता की, उसमें नए नए नवाचारों की अत्यंत आवश्यकता है। इस पर भी एनसीएफ 2005 में फोकस किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक कैसा हो। तो यह प्रश्न हमारे सबके सामने आता है कि आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो हम सभी उसका जवाब लगभग हम दे पाते हैं। अपने अपने विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं। फर्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक ग्रहणशील एवं निरंतर सीखने वाला हो। अर्थात टीचर जो है हर बात को एडोप्ट करने वाला हो, चाहे किसी भी सर्किल से उसके सामने कोई भी बात शिक्षा संबंधित आती है तो उसको वो ग्रहण कर सके और उससे निरंतर सीख सके। ऐसा नहीं कि कोई बात अपने विरोधी भाषा में भी आई है तो उसको अपने थोड़ा सा हमारा भाव चेंज हो गया, नहीं। किसी भी माहौल से, किसी भी प्रकार के लोगों से, चाहे छोटा हमारे से उम्र में हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे भी हम सीख सकते हैं। ये भाव हमारा शिक्षक का होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सके। टीचर में यह गुण भी होना अति आवश्यक है कि वो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, और इन दिनों हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र विशेषतः कॉलेज शिक्षा में, उच्च शिक्षा में विशेषतः होता है। चुनाव जो प्रक्रिया आजकल हम देखने को मिल रही है उसमें विशेषतः बालक बालिकाएं ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उन स्थितियों में उन बालक बालिकाओं को समझ सके, ऐसा आदर्श शिक्षक होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं समाज के प्रति अपना दायित्व समझे तथा श्रेष्ठ विश्व के लिए कार्य करें। जैसा कि हम
हमारे यह भारत की धारणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो उस भावना को रखते हुए समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है तथा श्रेष्ठ विश्व के लिए हमारा जो कार्य है उसको हम निरंतर करते रहें, ऐसा आदर्श शिक्षक माना जाता है। अगला हम बात करते हैं तो शिक्षक छात्रों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने वाला हो, यह भी शिक्षक का गुण होता है। नेक्स्ट बात करें तो शिक्षक उत्पादक कार्य के महत्व को समझने वाला हो, अर्थात करके सीखने पर बल दे, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। यानी हमने खुद से जिस कार्य को किया है वह कार्य हमारा प्रभावी रहेगा, अधिक समय तक हमारे दिमाग में टिक पाएगा। तो आदर्श शिक्षक करके सीखने वाला सिद्धांत है, उस पर बल देने वाला है। अगला हम बात करते हैं शिक्षक वैश्वीकरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक संदर्भों के कारण चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। यानी शिक्षक के अंदर चाहे वैश्विक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, सांस्कृतिक स्थिति हो, भौगोलिक स्थिति हो, या फिर राजनीतिक संबंधों की अगर बात करते हैं, आंतरिक राजनीतिक संबंध हो या देश विदेश के संबंध हों, उन सभी चुनौतियों का सामना करने में शिक्षक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 में कुछ सिद्धांत दे रखे हैं। उसमें प्रथम सिद्धांत की हम बात करते हैं तो वो आता है हमारे ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। यानी एक कहावत होती है कि कोई एक मेंढक बनना, वो चरितार्थ बालकों में आजकल नहीं होनी चाहिए। हमारा जो स्कूली करिकुलम है उससे कहीं बाहर हमारे जीवन को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकें, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय जीवन के साथ साथ में जो हमारा करिकुलम है उसके साथ साथ में विद्यालय का जो बाहरी जीवन होता है, यानी विभिन्न प्रकार की जो को करिकुलम एक्टिविटी होती हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। दूसरा, जो आज के युग की मुख्य समस्या है उसको चेंज करना, यानी रटने की जो प्रणाली है उससे शिक्षा को मुक्त करना, रटंत प्रणाली को शिक्षा से मुक्त करना। हमें जब हम पढ़ा करते थे तब हमारी भी ये आदत होती थी कि हम किसी भी प्रश्न को याद करते समय या मीनिंग को या प्रश्नावली को हल करते समय हम रटंत प्रक्रिया अपनाते थे। लेकिन जो रटने वाली प्रक्रिया है वो ज़्यादा दिन तक प्रभावी नहीं रह सकती, अधिगम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। बजाय समझ करके हमने अगर कुछ कार्य किया है तो वो अधिक समय तक प्रभावी भी होगा और हमारी स्मृति में भी स्थायी होगा। इसलिए रटने की प्रणाली को शिक्षा से मुक्त करना चाहिए। अगला हम बात करते हैं परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बना सके और उसे कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। यानी हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसको अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा की जो गतिविधियाँ होती हैं, को करिकुलम एक्टिविटियाँ हैं, उससे उसको जोड़ा जाना चाहिए, ताकि शिक्षा सुलभ हो सके, सरल रूप में बालकों के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकें। अगला मार्गदर्शक सिद्धांत की हम बात करें तो अगला सिद्धांत बालकों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने के लिए पाठ्यचर्या से संबंधित करना। यानी बालक का चहुमुखी विकास हो उसके लिए हम बालक को अवसर प्रदान करें, इसके लिए पाठ्यचर्या से उसको संबंधित भी करें, कोरिलेटिव भी होना चाहिए। अगला हम बात करें तो पाठ्यचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करना। यानी जो ध्येय वाक्य है शिक्षा बिना बोझ के, जो आजकल
बहुत चर्चा में भी चल रहा है। यानी ऐसा भी MHRD के द्वारा हमें निर्देश मिले हैं कि बालकों को विद्यालय में बिना बस्ते के आना चाहिए। और अब जो वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी चल रही है, उसमें तो कक्षा के जो शैक्षिक घंटे हैं उनको भी कम कर दिया गया है। शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो गई है। यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनको तो सप्ताह में 3 दिवस भी विद्यालय में बुलाया जाएगा। 6 से 8 तक के जो बालक बालिकाएं हैं उसको 4 से 6 दिन के लिए बुलाया जा सकता है। और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हमें करनी चाहिए, ऐसा MHRD के द्वारा अभी हाल ही में कल निर्देश मिले हैं। तो इस प्रकार से बालकों का जो शिक्षा बिना बोझ के है, यानी हम देखते हैं बालक प्राथमिक कक्षा में रहता है तो उस प्राथमिक स्तर पर भी जितना वज़न बालक में नहीं होता उससे कहीं गुना ज़्यादा बालक के बस्ते में वज़न होता है। तो इस प्रकार से उसका दिमाग तो उस वज़न में ही घुमा रहता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो शिक्षा बिना बोझ के आधार पर हमें पाठ्यचर्या का जो बोझ है उसको कम करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत NCF 2005 हमें बताता है। अगला हम बात करते हैं तो बालकों में तर्क, विचार और चिंतन की जो क्षमता है उसका विकास करना भी NCF 2005 हमें बताता है कि बालकों में तर्क शक्ति का विकास हो, विचार शक्ति का विकास हो, उनमें मनन की क्षमता हो, चिंतन करने की, सोचने की क्षमता हो, अधिक विकसित हो सके। अगला है लोकतांत्रिक व्यवहारों, मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नागरिकों का निर्माण करना। आज के समय की ये विशेष मांग है कि लोग जो लोकतांत्रिक व्यवहार हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। समाज में हम जिस प्रकार की घटनाएं आजकल देखने को हमें मिल रही हैं वो सब कहीं न कहीं हमारे नैतिक मूल्य से भी प्रभावित होती हैं कि हमारे जो संस्कार हमारे शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे हैं या माता पिता द्वारा दिए जा रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उसका रिजल्ट हम देखते हैं समाज में। विभिन्न जो सामाजिक बुराइयां हैं उसमें उनकी अधिकता होना इस बात को इंगित करती है कि कहीं ना कहीं हम भी अपना जो नैतिक दायित्व है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि बालकों में लोकतांत्रिक व्यवहार है, उन मूल्यों के प्रति जो कटिबद्ध नागरिकता का निर्माण होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनमें अच्छे जो नैतिक मूल्य हैं उनकी शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी, तब यह संभव हो पाएगा। अगला हम बात करते हैं प्रयोगात्मक कार्यों के द्वारा सक्रियता एवं रचनात्मकता का विकास करना। यानी जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में बच्चे एक्टिव रहें, उसके लिए आवश्यक है कि उनको कुछ प्रयोगात्मक कार्य जैसे मॉडल वगैरह उनको बनाना, या हम बड़े स्तर पर भी अगर बात करते हैं तो बड़े स्तर में भी जैसे B.Ed जो एजुकेशन है उसमें भी SUPW का कार्य होता है। उसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का आयोजन हम करवाते हैं उस आयोजन को हमें निरंतर बनाए रखना है ताकि बच्चों में सक्रियता बनी रहे, बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता रहे, बच्चे अपनी प्रतिभा को नहीं भूलें। इसके लिए आवश्यक है कि प्रयोगात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। और अंतिम हम बात करते हैं कला, संगीत, शिल्प आदि के द्वारा संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। तो इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि बच्चों में कला के लिए, संगीत और शिल्प आदि
के द्वारा बच्चा संस्कृति का विकास कर सके। उसके लिए हमें आवश्यक है कि बच्चे को कला शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, संगीत की शिक्षा भी हमें देनी चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट जो आजकल विशेष इस पर बल दिया जा रहा है, अब वह भी हमें दिया जाना चाहिए ताकि हमारी जो संस्कृति है उसका हम विकास कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होगा, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण बालक होगा, अपने जीवन कौशल से वो विकसित होगा, पारंगत होगा। अपना जो नॉलेज है उसको बाहरी जीवन से अगर वो जोड़ पाएगा, तब मेरे मानने में बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। और ऐसा ही यह NCF 2005 हमें कहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने NCF 2005 के बारे में जो पढ़ा है, आशा है कि आप को यह समझ में आया होगा। इसके लिए प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।